और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर गुप्तकाशी मयाली हाईवे पर कल रात को पांजणा गांव के पास एक डंपर बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। डीडीआरएफ ने शवों को खाई से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक जखोली इलाके के रहने वाले थे। रामनगर से अगली खबर आ रही है, जहां पर कोसी रेंज में चुमुक गांव में खेत गया ग्रामीण लापता हो गया। लोगों ने बाघ के हमले की यहां पर आशंका जताई है। ग्रामीण लापता हो गए हैं, गोपाल राम की तलाश में जुटे हुए हैं और लोगों ने वन विभाग को भी सूचना दे दी है। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में है चुकुम गांव। गोविंद पाटनी संवाददाता रामनगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, और क्या ताजा जानकारी खबर को लेकर? सीनम, अभी बताया जा रहा है कि उसकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है और उसको टाइगर द्वारा ही हमला किया गया है। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक टाइगर का हमला है, क्योंकि ये गांव जो है मोहान के ठीक विपरीत दिशा में पड़ता है, जो कोसी नदी के पार है। तो ये मामला है, जो ये गांव आपदा से भी ग्रस्त रहता है, तो इसमें कई मकान जो है जमींदोज हो चुके हैं पहले। तो इस वजह से कई लोगों के कई काम जो है वो उनके लिए उन्हें जो है बाहर जाना पड़ता है, जिसको लेकर ये सुबह जंगल में गया हुआ था, जहां पर इस पर हमला किया है और उसके बाद इसको उठा के ले गया है। उसके बाद उसकी बॉडी रिकवर कर ली गई है। जी सीनम। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए गोविंद। उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पूर्व जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे पूर्व जस्टिस बीएस वर्मा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। 2022 में पूर्व जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण संबंधित अपने सुझाव दिए हैं। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु भी मौजूद थे। यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का 10 फरवरी तक का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही सरकार ने 5 फरवरी से विधानसभा का सेशन बुला लिया है, यानी कि यूसीसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड अब धरातल पर उतरने वाला है। गुरुवार को सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यालय 10 फरवरी तक के लिए बढ़ाया और शुक्रवार को बजट सेशन बुलाने से पहले ही 5 फरवरी से विधानसभा का सेशन भी बुला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने बयानों में इसका संकेत दे चुके थे। सूत्रों की माने तो ड्राफ्टिंग कमेटी 2 फरवरी को सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी और 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सेशन में सरकार इसे सदन में रख देगी। लगभग यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उसका संकलन करने के लिए कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कुछ समय और उनको चूँकि काम करना है, इसलिए 15 दिन का समय बढ़ाया है। जल्दी ही हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है और ड्राफ्ट मिलते ही हम आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा का सत्र बुलाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक सत्र चलेगा। इसकी सूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है और हम इस सत्र को पूरी तरह से अच्छे से चलाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाएंगे। इस सेशन में यूसीसी के अलावा सरकार राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक भी पास कराने जा रही है। ये विधेयक पिछले विधानसभा सेशन में कुछ खामियों के कारण प्रवर समिति को भेज दिया गया था। देखिए, 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र को हमने आहूत किया है और आप जानते हैं कि ये सत्र का हमने सत्रावसान नहीं किया था। ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारे सामने 2 बहुत ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने थे। एक यूसीसी को लेके और दूसरा जो हमारे आंदोलनकारी रहे उनके क्षैतिज आरक्षण को लेकर। सरकार ने सितंबर 2023 में स्थगित किए गए विधानसभा सेशन को ही विस्तारित किया है। दूसरी ओर विधानसभा सेशन की घोषणा होते ही यूसीसी सब कमेटी भी शुक्रवार को दिन भर अपने ऑफिस में डटी रहेगी।
सूत्रों की माने तो कमेटी ड्राफ्ट को फाइनल टच दे रही है। टिहरी से सौरभ सिंह के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। भारती, माना जा रहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है, अभी थोड़ा सा ट्रांसलेशन में और कुछ फॉर्मेलिटीज बचती हैं, उसके बाद ये रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। विधानसभा सेशन भी माना जा रहा है कि बिल पास कराने के लिए बुलाया जा रहा है। और क्या ज्यादा जानकारी, क्या ताजा अपडेट, किस तरह के रिएक्शंस लोगों में हैं, जरा बताइएगा। देखिए, 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले काफी लंबे समय से सरकार चाहती है कि इनका हल निकले और ये जल्द से जल्द कानून की शक्ल में हो। इसमें सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है वो है यूसीसी को लेकर। इसको हमने देखा कि 3-4 बार ऐसा हो चुका है जब कार्यकाल बढ़ाया गया है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि ये जो सत्र बुलाया जा रहा है विधानसभा का 5 तारीख से, उसमें फाइनल मुहर लग जाएगी। सरकार की यही कोशिश है कि इस बिल को कानून की शक्ल दे दी जाए और इसलिए ये सत्र भी कहा जा रहा है कि इसी वजह से बुलाया जा रहा है। इसके अलावा भू कानून, क्षैतिज आरक्षण, ये वो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर लगातार मांग उठती रही है कि ये प्रदेश की मांग है। प्रदेश के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द भू कानून आए, क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारियों का मुद्दा है उसका हल निकले। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि इस बार का जो 5 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 8 तारीख तक चलने की बात कही जा रही है, उसमें ये 3 मुद्दे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी भारती। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मेन जो कि अपनी मैनिफेस्टो में जो जिक्र किया गया था यूसीसी का, उसे अब भारतीय जनता पार्टी पूरा करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने 117 मॉडर्न मदरसों में रामायण पढ़ाने का फैसला किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मदरसों में रामायण को पढ़ाया जाएगा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि प्रभु श्री राम का चरित्र मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी जानें और उनके किरदार को अपने जीवन में अपनाएं। इसी उद्देश्य के साथ मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उसके बाद क्या चाहते हैं? उन्हें ना पढ़ाएं तो किसे पढ़ाएं? औरंगजेब को पढ़ाएं। उस औरंगजेब को जिसने अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया। उस औरंगजेब को पढ़ाएं जिसने दारा सिक्को अपने सगे भाई की गर्दन उतार दी कि मुझे कैसे सत्ता में मैं पहुंचूं। हम पढ़ाएंगे मोहम्मद साहब को, हम सहाबाओं को पढ़ाएंगे और सहाबाओं के साथ हम श्री राम को पढ़ाएंगे। और वो पढ़ाएंगे जो मैं अपने बच्चों को बनाना चाहता हूं। और क्योंकि श्री राम का वजूद, मुझे लगता है कि श्री राम के बिना देश अधूरा है। और श्री राम पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। श्री राम हमारे भी हैं राम। और मुझे लगता है कि जब हमारे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आज देहरादून में दोपहर 2 बजे कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों के साथ उत्तराखंड के मुद्दे भी तय होंगे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उठाएगी। और इसके साथ ही आज सुबह 11:30 बजे कांग्रेस के बड़े नेता ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करण माहरा, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, हरीश रावत, गणेश गोदियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। कल की पीठ के पीठाधीश्वर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडी गठबंधन को पीएम मोदी के चेहरे की टक्कर के लिए कोई विश्वसनीय चेहरा देना होगा, क्योंकि बिना दूल्हे की बारात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी वो करिश्माई चेहरा है जो पीएम मोदी को चेहरे के तौर पर टक्कर दे सकती है। चाहिए देश की जनता ये पूछ रही है कि आखिर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ कौन? तो जो भी लोग बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, इंक्लूडिंग आवर पार्टी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के साथ में जितने भी अलायंस हमारे हैं, सहयोगी दल हैं, तो उन्हें एक चेहरा देना चाहिए बिना चेहरे को दिए हुए। और वो चेहरा कैसा हो जो पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सशक्त हो। उत्तराखंड में आज भी शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। आज भी 40% स्टूडेंट्स को लंबाई चौड़ाई का माप तो छोड़िए, घड़ी देखनी तक नहीं आती। देखिए, करीब 6 साल पहले शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों की खस्ताहाल अंग्रेजी को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया था
कि टीचर्स और स्टूडेंट्स अंग्रेजी में ही संवाद करेंगे। बकायदा शनिवार को तो छात्रों को अंग्रेजी में ही बात करनी थी, लेकिन शिक्षा विभाग की इस योजना को लेकर हाल ही में जारी हुई सालाना रिपोर्ट में पलीता लग गया। बता दें कि सर्वे में ज्यादातर सरकारी स्कूलों को लिया गया था और उत्तराखंड में 4000 के करीब सेकेंडरी स्कूल्स हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जहाँ पर जो कमियां हैं उनको हम लोग सुधार रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं, और कोई भी कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। यहाँ अंग्रेजी तो छोड़िए, 14 से 18 साल का 40% छात्र सामान्य अंग्रेजी भी नहीं बोल पा रहा था। मापतौल मापना तो 14 से 16 आयु वर्ग के 40% बच्चों, वहीं 17 से 18 साल के छात्रों का हाल तो और भी बुरा है। सिर्फ 38% स्टूडेंट्स ही घड़ी पर चल रहे सही समय को बता पाते हैं। देखिए, अभी आपको पूरा हमें भी देखना होगा एसआर की रिपोर्ट। एसआर की रिपोर्ट केवल सरकारी स्कूलों को लेकर के ही नहीं होती है, वो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल संयुक्त रूप से जो है वो रिपोर्ट आती हैं। लेकिन ये निश्चित बात है कि सरकारी स्कूलों में जो संसाधन होते हैं वो उनकी एक सीमा होती है। शिक्षा के स्तर की बात ही बेमानी लगती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल में फिटनेस को निजी हाथों में देने के विरोध में आज टैक्सी यूनियन की हड़ताल के और सुबह से ही सभी टैक्सियों को बंद कर दिया गया है। सभी यूनियन हड़ताल में शामिल हैं। वहीं टैक्सी बाइक को भी चलने की अनुमति नहीं है। टैक्सी की हड़ताल से सुबह आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो टूरिस्टों को भी टैक्सी नहीं मिल पा रही है। हालांकि ये हड़ताल अनिश्चित काल के लिए है और आने वाले दिनों में इसका असर देखा जा सकता है। आपको बता दें, फिटनेस को सरकार ने निजी हाथों में दे दिया है, जिसके चलते फिटनेस में मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। 1800 के बदले 10,000 लिए जा रहे हैं, लेकिन पर्ची कम की दी जा रही है। 18 तारीख को जिलाधिकारी महोदय और पुलिस एसएसपी महोदय को और संभागीय परिवहन अधिकारी को एक ज्ञापन दिया था। इसमें हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। हमने यही मांग की थी कि हमारा जो है फिटनेस का जो है पैसा अतिरिक्त लिया जा रहा है, इसको रोक लगाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में दे रखा है, जिससे हमारे गाड़ी वालों का शोषण हो रहा है। 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये प्राइवेट वाले फिटनेस के ले रहे हैं। इसमें रोक लगाया जाए। जब तक सरकारी में नहीं जाएगा तब तक हम लोग अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। उत्तराखंड में परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्ट यूनियन इन दिनों आमने सामने है। पहले विक्रम ऑटो में जीपीएस लगाने की अनिवार्यता का विवाद, तो अब देहरादून में नए परमिट खोलने का विवाद गहरा गया है। साल 2008 से लेकर 2023 का समय बीत गया, लेकिन देहरादून में आज भी कई रूट ऐसे हैं जहां परिवहन विभाग सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नहीं दे सका। लोग आज भी कई रूट पर विक्रम ऑटो की राह ही तकते हैं। ऐसे में देहरादून आरटीओ ने ट्रांसपोर्ट यूनियन को 15 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि यूनियन निर्धारित करे कि इन रूटों पर वो खुद अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं या फिर नए परमिट जारी कर दिए जाए। दरअसल आरटीओ को लगता है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन सालों से अपनी मनमानी कर रहा है, ना खुद की गाड़ी चला रहा है और ना ही परमिट जारी करने देती है। देहरादून संभाग में मुख्यतः देहरादून जिले और हरिद्वार जिले में ऐसे क्षेत्र जहां पर की परिवहन सेवाएं कम हैं या बहुत अच्छी उपलब्ध नहीं है, वहां पर ऑटो के परमिट दिए जाएं। लेकिन नए परमिट जारी करने पर ट्रांसपोर्ट यूनियन विरोध कर रहा है। उनको लगता है कि आरटीओ की तरफ से लगातार विक्रम ऑटो चलाने वालों को परेशान किया जा रहा है, इसलिए वो अब कोर्ट जाएंगे। लेकिन फिर भी परमिट खोल रहे, पता नहीं क्या वजह है इनको परमिट। और यातायात की व्यवस्था, पार्किंग है नहीं गाड़ी खड़ी करने की, ऑटो खड़े करने के स्टैंड नहीं है और ये परमिट दिए जा रहे। पुलिस चलान कर रही है, मतलब इधर भी चलान करेंगे उधर से परमिट खोलेंगे, तो गलत है। ऐसे में परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्ट यूनियन आमने सामने है, लेकिन इस बार ट्रैफिक जाम को लेकर ऑटो विक्रम में जीपीएस सिस्टम लगाने और 15 साल बाद नए परमिट खोलने के फैसले पर अब आरटीओ भी पीछे हटने के मूड में कतई नहीं दिख रहा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एक युवती ने पूर्व अध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पिछले 2 माह से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा का दावा एक बार फिर कोरा साबित हो गया है। पहले 26 जनवरी से नियमित हवाई सेवा शुरू करने का भरोसा दिलाया गया, बावजूद इसके हवाई सेवा शुरू करने के दावे पूरी तरह से फेल साबित हुए। बीते 3 सालों में नैनी सैनी एयरपोर्ट से प्लेन उड़ाने के कई बार दावे किए गए, लेकिन अभी तक हर दावा पुराने दावे की तर्ज पर ही धाराशाही भी हो रहा है। 3 सालों से बंद पड़ी हवाई सेवा को क्षेत्रीय विधायक के आंदोलन के बाद 26 जनवरी से शुरू करने का दावा किया गया था। दावे को हकीकत में बदलने के लिए 2 बार ट्रायल लैंडिंग भी कराई गई। बावजूद इसके नतीजा 0 ही रहा। हालात तो ये है कि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर पिथौरागढ़ की हवाई सेवा शुरू कब होगी। ये बात अलग है कि विपक्ष को इस मुद्दे ने राजनीति करने का एक मौका जरूर दे दिया है। किन्हीं कारणों से ये सरकार जहाज नहीं उड़ा पाती है, तो इनके खिलाफ हम पुनः जनपद में आंदोलन शुरू करेंगे और इस आंदोलन को गांव-गांव जाकर सरकार के खिलाफ, इसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। नैनी सैनी एयरपोर्ट से फ्लाइंग विंग एयरलाइंस को प्लेन उड़ाने का जिम्मा दिया गया है। महीनों पहले दावा किया गया था कि फ्लाइंग विंग एयरलाइंस से 19 सीटर प्लेन भी खरीद लिया है। बावजूद इसके पेच कहां फंसा है, किसी को नहीं पता। ये बात अलग है कि क्षेत्रीय सांसद को हर कीमत पर हवाई सेवा शुरू